Okay, now let's see some questions on calculation of residential status. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 5, उसका तो आंसर दिया ही है, आपने किया ही होगा, और वैसे तो बाकी भी मैंने करने को कहा था होमवर्क, आई होप कि आपने किया होगा. सो लेट्स चेक. मिस्टर जाइव इंडियन सिटीजन है, लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3rd of August of the previous year to US for taking up employment in dance academy. तो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक ही कंडीशन लगाएंगे, दैट इज 182 डेज. 60 वाला रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा. तो बस अब नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, 125 डेज है. 125 डेज 182 से कम है, इसलिए उसको क्या मानेंगे अपन, नॉन रेसिडेंट. ठीक है. दूसरा देखते हैं. मिस साल्सा, citizen of Brazil, has been living in India for the last 18 years with her grandmother Kathakali, who was born in India in 1942. कथकली जो है दादी, ग्रैंडमदर, दादी या नानी जो भी हो सकती है, वो 1942 में बॉर्न हुई है. इसका मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले, यानी कि डिवीजन के पहले, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर. तो ये सालसा जो है, ये कौन बनी, PIO. She is a person of Indian origin. On 1st July, she leaves India for employment in Honolulu. एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है. अरे जब एक शख्स एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को देखते हैं क्या, कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को देखते हैं, ओनली इंडियन सिटीजन. Indian citizen leaving India for employment outside India, 60 replaced by 182. But in this case, it is a person of Indian origin, not a citizen of India. So 60 remains 60. यानी कि जो सेकेंड कंडीशन है वो एप्लीकेबल रहेगा, इट इज एप्लीकेबल. ठीक है, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में सिर्फ कमिंग ऑन विजिट के लिए एक्सेप्शन है, गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है. तो इसलिए यहां पे 60 विल रिमेन 60. अब देखो, काउंट करो नंबर ऑफ डेज. कब गई, 1st जुलाई. 1st जुलाई को गई, यानी अप्रैल, मई, जून वो इंडिया में है. 30, 31, 30, यानी टोटल 91. सो करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 91 है. और पिछले 4 साल में देखो, लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स तो इंडिया में ही है. 18 साल से इंडिया में अपनी दादी के साथ रहती है, तो पिछले 4 साल तो इंडिया में ही है. 365 इंटू 4, 1460. सो द सेकेंड बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर शी इज रेसिडेंट. कितने लोगों का आंसर है रेसिडेंट? सही जवाब. नेक्स्ट देखते हैं. Mr. Tango, born in Goa in 1980, was living, born in Goa यानी कि कौन है वो, इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन, IC, he is Indian citizen. Was living in China since 1982 till 3rd of March of last year. ठीक है, इंडियन सिटीजन बाहर रहने से सिटीजनशिप चेंज नहीं हो जाती, he remains Indian citizen. He comes to India on 4th of March of last year and leaves India on 3rd of July of the current year for employment in Turkmenistan. अब ये जा रहा है इंडिया से इस साल, लेकिन क्यों जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो क्या होगा, 60 का जो कंडीशन है वो रहेगा नॉट एप्लीकेबल. इंडियन सिटीजन है, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, 60 विल नॉट अप्लाई, ओनली 182. और कब गया, 3rd जुलाई. तो करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया में कितना रहा, अप्रैल, मई, जून एंड 3 days of जुलाई. तो अप्रैल के 30, 31, जून 30 एंड 3, 94 days. 94 days का स्टे इंडिया में है. 60 का रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो क्या है,
नॉन रेसिडेंट, बिकॉज लेस देन 182। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में लिख रहा हूं। देन मिस भरतनाट्यम, born in Chennai in 1960, चेन्नई में born है, is a dance professional. She leaves India for the first time on 1st of September for setting up dance academy in Japan. यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रही है। तो 60 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 182 से। तो 60 डेज का जो कंडीशन है वो रहेगा नॉट एप्लीकेबल, ओनली 182 विल अप्लाई। और वो कब गई, 1 सितंबर। 1 सितंबर यानी कि करंट प्रीवियस ईयर में लेस देन 182 डेज का स्टे है, इसलिए वो भी क्या हो गई, नॉन रेसिडेंट। देखा, बहुत सिंपल रहता है। देन मिस्टर भांगड़ा, बॉर्न इन भटिंडा, पंजाब, in 1985 joined Shipping Corporation of India as a captain on 3rd August 2005. काफी साल पुरानी बात है। He is a captain of the ship. During the current previous year, he leaves India on voyage on 3rd of April and returns on 17th of August. Leaves India on 3rd of April and comes back on 17th August. अपने को स्टे इन इंडिया कैलकुलेट करना होता है, तो स्टे इन इंडिया को क्या गिनेंगे, 3rd अप्रैल से 17 अगस्त गिनेंगे? नहीं, इसको तो छोड़ने का है, इसके अलावा गिनना है। तो चलो गिनते हैं। अप्रैल में करंट प्रीवियस ईयर का स्टे निकालते हैं। अप्रैल में कहां से कहां तक आएगा, 1 से लेके 3rd तक, यानी 3 दिन। फिर मई में तो कुछ भी नहीं है। फिर अगस्त में आया, 17 अगस्त को आया, और फिर कब गया, 17 सितंबर को गया, तो अगस्त का गिनेंगे। 17 को आया तो 17 से लेके अगस्त 31 का होता है, यानी कि 31 माइनस 16, 15 डेज। फिर सितंबर में वो इंडिया में है 1 से लेके 17 तक, यानी 17 दिन। फिर रिटर्न्स ऑन 26 नवंबर, तो नवंबर में आया 26, तो 26 से लेके 30 तक, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन नवंबर में। फिर दिसंबर में पूरा इंडिया में है, तो 31। जनवरी में 3rd जनवरी को गया, तो जनवरी में 3 दिन आएंगे। एंड रिटर्न्स ऑन 13th ऑफ मार्च। फिर मार्च में आया तो 13 को आया, तो 13 से 31 अपने को लेना पड़ेगा, यानी कि 31 माइनस 12 इज इक्वल टू 19। करो टोटल, 15, 16, 17, 18 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 31 प्लस 3 प्लस 19, 93 days in previous year. अब देखते हैं, अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन पे आओ। मिस्टर भांगड़ा है, बॉर्न इन भटिंडा है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही इज इंडियन सिटीजन। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडियन शिप को ज्वाइन किया उसने एज अ क्रू मेंबर, सो ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। तो 60 डेज का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है, अपने को सिर्फ 182 डेज देखना है, और उसका स्टे 93 डेज होने की वजह से इट इज लेस देन 182 एंड हेंस ही इज नॉन रेसिडेंट। सिंपल वन। पिछले 4 साल का देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर दर्दे डिस्को, बॉर्न इन कुआलालंपुर मलेशिया, यानी वो फॉरेन सिटीजन है, ही इज अ फॉरेन सिटीजन, FC, on 15 August 82, comes to India on 15 August 90 and takes up Indian citizenship in 2000. Oh, so now he has become Indian citizen. So he was a foreign citizen, but now he has become Indian citizen. On 15 August 2007, he joins as a crew member of Star Cruise, a company based in Malaysia. ठीक है. His stay in India during the current previous year is 136 days, and in the preceding 4 years was 780 days. Determine his residential status. तो 2007 से वो क्रू मेंबर ऑफ स्टार क्रूज मलेशियन कंपनी में काम करता है, यानी कि उसका काम इंडिया के बाहर है,
employment outside India. He is Indian citizen and he has got employment outside India. So 60 will be replaced by 182. Correct? तो उसका stay कितना है? 136 है. 136 is less than 182. Hence he is non-resident. ये मैंने समझाया था कल. फॉरेन शिप हो गया तो भी अपने को 182 करने का है. इंडियन शिप हुआ तो भी 182 करना है. फॉरेन शिप में क्यों करते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया हो जाता है. वही वाला केस है. कल समझा दिया था मैंने आपको ये. द नेक्स्ट, मिस कुचिपुड़ी इंडियन सिटीजन है. इज अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप ओन्ड बाय एन इंडियन कंपनी. क्रू मेंबर भी है और इंडियन शिप भी है. वेरी गुड. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी लीव्स इंडिया ऑन द सेम शिप ऑन 7th of August फॉर वर्ल्ड टूर. अब यहां एक पॉइंट ऐड कर दो. ऑन वर्ल्ड टूर एज अ टूरिस्ट. एज ए टूरिस्ट एक पॉइंट ऐड कर दो. एंड हैज नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल 31st March. यानी वो वर्ल्ड टूर पे जा रही है एज अ टूरिस्ट, यानी एज अ पैसेंजर एंड नॉट एज अ क्रू मेंबर. यानी वो अब काम नहीं कर रही, वो उसी शिप पे गई है लेकिन नॉट एज अ क्रू मेंबर. शी इज नॉट गोइंग टू वर्क, शी इज गोइंग टू एंजॉय, रिलैक्स. शी इज अ पैसेंजर. तो फिर 60 को अपन वैसे ही रखेंगे. 60 अप्लाइज because she is not living as a crew member, she is living as a passenger. So 60 applies. तो कब गई वो? 7th August को गई. 7th August यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तो पूरे पूरे हो गए. सो करंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे मोर देन 60 है. दिख ही रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. और इसके पहले के 4 साल में कितना है ये हमें नहीं मालूम. इसके पहले 4 साल में कितना है ये कहीं दिया नहीं है. एंड इज शी गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ऐसा भी नहीं है, पिछले सालों में भी जाती आ रही है. तो इसलिए अपने को अजम्पशन पे आंसर लिखना पड़ेगा. करंट ईयर का तो तय है कि 60 के ऊपर है, लेकिन लास्ट 4 इयर्स का 365 है कि नहीं अपने को नहीं मालूम. सो वील हैव टू राइट अजम्पशन. अजम्पशन 1, लास्ट 4 इयर्स स्टे मोर देन 365, देन रेसिडेंट. And assumption 2 कि लास्ट 4 years stay less than 365 अगर रहा तो then non resident. तो 2 assumption में आंसर लिखना पड़ेगा. अच्छी बात. फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मिस हिप हॉप ऑफ यूएसए. comes to India during the year for a period of 4 months for participation in Dance India dance competition. US की है, यानी फॉरेन सिटीजन है. She is foreign citizen. इंडिया विजिट पे आ रही है. 60 remains 60. लेकिन अगर वो PIO हो गई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो फिर 182 में कन्वर्ट कर देंगे. करेक्ट? गुड. In past 4 years, she has been coming to India for short visits and her total stay was 420 days. 365 से ज्यादा है. Decide her residential status on the assumption that her grandfather was born in Dhaka in 1935. यानी अनडिवाइडेड इंडिया, बांग्लादेश में आता है ना ढाका, उसमें 1935 पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे उसके दादाजी. तो इसलिए इस केस में वो कौन बनेंगी? PIO. और अगर PIO बनेगी तो 60 डेज का रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा. तो फिर अपने को सिर्फ 182 डेज का लगाना है. और उसका स्टे तो 4 महीने का है. देखो, ड्यूरिंग द ईयर फॉर 4 months, इस साल में 4 महीने रही है ना, 120 दिन. तो फिर वो हो जाएंगी नॉन रेसिडेंट. तो पहले केस में रूल अप्लाई होगा सिर्फ 182 एंड एज स्टे इन प्रीवियस ईयर इज लेस देन 182, देयरफॉर नॉन रेसिडेंट बिकॉज शी इज PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. और दूसरे केस में लिखा है कि will it make any difference if her grandfather was born in Rangoon? रंगून यानी कहां आता है? म्यांमार, यानी बर्मा. तो बर्मा वॉज नेवर पार्ट ऑफ इंडिया, वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट नहीं है. तो फिर ये PIO नहीं रहेंगी, यानी नॉट PIO. और अगर ये PIO नहीं है और फॉरेन सिटीजन है तो फिर 60 डेज का रूल लगेगा. अगर 60 डेज का रूल लगेगा तो वो रेसिडेंट बन जाएंगी. बिकॉज हर स्टे in current previous year is more than 60
and in last 4 years it was more than 365, therefore she is resident. तब सब कुछ देखना पड़ता, पहले आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि वो सिटीजन है कि नहीं, पीआईओ है कि नहीं, फिर ये देखना है कि 60 अप्लाई होगा कि नहीं, फिर उसका स्टे कितना है, और फिर डिसाइड करो रेसिडेंट है या नहीं है. 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा. हाँ, अच्छे से. गुड. तो ये तो हो गए अभी बेसिक कंडीशंस जिससे हमने ये डिसाइड किया कि एक पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. करेक्ट. गुड. अब चलते हम एडिशनल कंडीशंस. तो एडिशनल कंडीशंस जो है ये किस काम के हैं, ये डिसाइड करने के लिए है कि एक आदमी जो रेसिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. यानी हम रेसिडेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. नॉन रेसिडेंट तो अलग हो गया. रेसिडेंट जो पर्सन है जिसने एक या दोनों बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई किया वो रेसिडेंट बनता है. उस रेसिडेंट को अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. यानी रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, रेसिडेंट है लेकिन लंबा रेसिडेंट नहीं है. ऑर्डिनरी यानी यही पड़ा हुआ है सालों से. जैसे अपन लोग क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सालों से इधर ही पड़े हुए इंडिया में. 20 साल हो गए एज के हिसाब से, 20 साल का मैं हूं तो 20 साल से इंडिया में हूं, तो मैं कौन बना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आप लोग भी कौन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट. 18-20 साल से आप भी यहीं पड़े हुए हैं. लेकिन अगर कोई फॉरेनर इस साल इंडिया आए, 182 डेज से ज्यादा रहे, लेकिन पहली बार वो रेसिडेंट बने, पहली बार लाइफ में अगर वो रेसिडेंट बने, तो उसको अभी अपन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे. ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लो और एग्जाम्पल भी समझ लो, तो फिर बाद में जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स देखेंगे अपन आने वाले लेक्चर्स में, तब इस बात का जो मतलब है वो समझ में आएगा. टैक्स कौन सी इनकम को लगेगा उसमें ये समझ में आएगा. तो फॉरेनर है, सालों से फॉरेन में रहता है, 20-25 साल से, वो पहली बार इंडिया आया और रेसिडेंट बन गया. ही स्टेज फॉर मोर देन 182 डेज, तो रेसिडेंट बन गया. लेकिन अभी उसको क्या मानेंगे, टेम्पररी रेसिडेंट मानेंगे. है मगर टेम्पररी, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी, NOR उसको कहते हैं. फिर अगले साल भी रेसिडेंट रहा तो भी उसको अपन क्या मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी. फिर तीसरे साल में जाकर वो ऑर्डिनरी हो सकता है. तो कौन लोग ऑर्डिनरी होते हैं, देखो उसमें आपको समझाता हूं. उसमें लिखा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में कि अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट if he satisfies both of the following additional conditions. Both. He has been resident in India, यानी उसका स्टेटस रेसिडेंट रहा है, in at least 2 out of the past 10 years. पिछले 10 साल में, करंट ईयर को छोड़ के, करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर के पहले के जो 10 साल होते हैं, देखो क्या लिखा है, 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. तो relevant previous year यानी कि करंट previous year जिसका स्टेटस हम निकाल रहे हैं. तो करंट ईयर के पहले के 10 साल में वो इंडिया में रेसिडेंट हुआ है. कितने साल में, 2 साल में, कोई भी 2 साल. ऐसा नहीं कि 2 एक साथ, कोई भी पिछले 10 में से कोई भी 2, 10वां और 7वां, 10वां और 6वां और 8वां, कोई भी 2 साल में अगर वो रेसिडेंट रहा है इंडिया. एंड he has been in India, यानी स्टे, उसका स्टे इंडिया में है for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. यानी पिछले 7 साल में उसका स्टे 730 डेज इंडिया में हुआ है. 730 कहां से आया, 365 इंटू 2, यानी 2 पूरे साल जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उतने वो इंडिया में रहना चाहिए 7 साल में, पिछले 7 साल में. अबे कहां से रूल बनाते गवर्नमेंट, आई डोंट नो, मगर ऐसा बना है, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना. तो ऐसा बना के रखा है. तो देखो मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब ऐसा है कि
ये अभी मैं कैसे बताऊं, ये करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर तुम्हारा है, और उसके पहले के लास्ट 10 पी वाइज मैं लिखता हूं, प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर्स 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल। तो एक कंडीशन है कि ये 10 साल में से यू शुड बी रेसिडेंट इन एनी 2 years, पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल में तुमने रेसिडेंट होना चाहिए, यानी तुम्हारा स्टेटस रेसिडेंट होना चाहिए। कंडीशन 1, कंडीशन 2 जो भी सेटिस्फाई करके रेसिडेंट होना चाहिए कोई भी 2 साल में, और पिछले 7 साल में, ये करंट प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल में तुम्हारा स्टे जो है इंडिया में वो कितना होना चाहिए, 730 डेज और मोर। तो मान लो कि तुम 3-4 साल रेसिडेंट तो थे, लेकिन तुम्हारा टोटल स्टे 7 साल का 730 दिन से कम है, तो फिर तुमको क्या मानेंगे, NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। या हो सकता है कि 7 साल का स्टे तो 730 के ऊपर है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, 730 के ऊपर है, लेकिन तुम्हारे 10 साल में रेसिडेंट सिर्फ 1 ही साल हो या हो ही नहीं, 1 भी साल नहीं हो या 1 आध साल, तो फिर तुमको क्या मानेंगे, NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन उसके शुरुआत में क्या है कि करंट ईयर में तुम रेसिडेंट हो, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम रेसिडेंट हो तो फिर अपन ये देखते हैं 2 कंडीशन, अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गई तो तुम क्या बनोगे, ROR, और अगर एक ही हुआ दोनों में से तो तुम बनोगे RNOR, और अगर दोनों भी नहीं हुए तो तुम बनोगे RNOR। So you will become ROR or you will become RNOR। 2 स्टेटस तुम्हारे हो सकते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वो डिपेंड करेगा ये पिछले 10 साल में, 10 में से कोई भी 2 साल तुम्हारा स्टेटस रेसिडेंट होगा एंड योर स्टे इज 730 डेज इन 7 years, दोनों सेटिस्फाइड है तो ROR, और कोई भी एक है तो RNOR, और दोनों भी नहीं है तो RNOR। है ना, तो यही मैंने आपसे कहा था ना, एक आदमी इंडिया आ गया करंट ईयर में, 182 डेज रहा तो रेसिडेंट बन गया, लेकिन पिछले 10 साल में कभी आया ही नहीं, पिछले 10 साल में उसका स्टेटस इंडिया में है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए उसको क्या मानेंगे, RNOR। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फॉरेनर्स के लिए है, RNOR का कॉन्सेप्ट। जो लोग इंडिया में आते हैं पहले बार रेसिडेंट बनते हैं तो पहले उनको हम RNOR मानते, दूसरे साल रेसिडेंट बने तो भी RNOR मानेंगे, तीसरे साल में जाकर वो ROR बन सकता है ना। कैसे, कि देखो ये लास्ट 10 years और ये करंट प्रीवियस ईयर, तो करंट प्रीवियस ईयर में तो 200 दिन रहा तो रेसिडेंट बन गया, लेकिन पिछले 10 साल में अगर वो इसके पहले वाले 1 साल में ही रेसिडेंट था, 1 ही साल रेसिडेंट हुआ है, बाकी सब नॉन रेसिडेंट, तो फिर वो यहां RNOR बनेगा, ROR नहीं बन सकता। तो ROR अगर यहां बनना है तो कम से कम 2 साल उसको रेसिडेंट होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years, ही कैन बी आर हियर एंड ही कैन बी आर समवेयर एल्स, लेकिन 10 में से कम 2 साल R होना जरूरी है। और ये पिछले 7 साल का जो स्टे रहेगा इसमें 7 years, 3 साल पहले के छोड़ के 7 साल, ये 730 डेज भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर यहां ये क्या बनेगा, ROR। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। अब देखो इस पे भी कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं अपन, लेकिन उसमें पहले 1-2 एक्सप्लेनेशन है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी कंटिन्यूअस, ये तो पहले ही समझा दिया था मैंने आपको। एंड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे जनरली द डे ऑफ एंट्री एंड द डे ऑफ डिपार्चर विल बोथ बी इंक्लूडेड, ये भी कल देखा था मैंने। However, in borderline cases, when his stay is near about 182 days,
The calculation will be made on hourly basis and a total of 24 hours will be taken as a single day. बॉर्डरलाइन केसेस में क्या करता है वन कि अगर 23 तारीख को आया शाम को 5 बजे तो अपन पूरा दिन काउंट नहीं करेंगे, अपन 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक के नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे. सिमिलरली जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया सुबह 10 बजे गया तो सिर्फ 10 घंटे गिनेंगे, रात को 12 बजे से सुबह 10 बजे गया तो 10 घंटे इंडिया में था. ऐसे ऐसे नंबर ऑफ आवर्स काउंट करते हैं ऑफ द डेट ऑफ अराइवल एंड द डेट ऑफ डिपार्चर. अराइवल का दिन और डिपार्चर का दिन, इसको पूरा पूरा इंडिया में नहीं मानते, आवर्स देखेंगे और फिर ये आवर्स को ऐड करके अगर 24 होते हैं तो उसको एक दिन मानेंगे. इसका एक प्रॉब्लम हम करेंगे अभी, डोंट वरी, आपको समझ में आएगा. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, देखो 13 नंबर क्या कहता है, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस स्कारलेट जोहानसन हु वाज बोर्न इन चिली. चिली कहां पर है? अर्जेंटीना के आजू बाजू में कहीं तो भी है, साउथ अमेरिका, इंडिया के बाहर है. तो वो पैदा कहां हुई है? इंडिया के बाहर, यानी कि फॉरेन सिटीजन हो गई. बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वर बोर्न इन अर्जेंटीना एंड ऑल हर ग्रैंड पेरेंट्स इन क्यूबा, यानी कि शी इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्सो, PIO नहीं. तो बेसिकली शी इज अ फॉरेन सिटीजन एंड नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन origin. Has stayed in India in the previous year 1718, यानी कि अपना जो relevant previous year है, for 80 days. Her stay in India during the preceding 10 years is as follows. पिछले 10 साल का उसका stay दिया हुआ है. तो 1718 के पहले 1617 है, फिर 1516, 1415, इस तरह से 10 साल का दिया हुआ है. Now we have to determine her residential status for the year 1718. तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि 1718 में वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. सबसे पहले तो वो देखेंगे. अगर रेसिडेंट है तो फिर देखेंगे कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है. तो पहले 1718 देखो, 1718 में उसका स्टे 80 है. अगर 80 है, 60 के ऊपर है, तो फिर आप पिछले 4 साल का देखो. पिछले 4 साल कौन सा आएंगे? ये आएंगे 1617, 1516, 1415 एंड 1314. गिनो 4 साल का. 175 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 30, ये हो गया ना पिछले 4 साल. 1 2 3 4 कितना आता है? 385. वाओ. So she is in India for 60 plus days in the relevant previous year and 365 days or more in the preceding 4 years. Therefore, she is R. वो resident under the second basic condition. Okay? अब ordinary है कि not ordinary है, ये अपन देखते हैं. तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए कि ये पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल में कम से कम रेसिडेंट होनी चाहिए, कोई भी 2 साल. अब ये जब अपने को देखना रहता है तो वैसे अपन हर साल का देख सकते हैं. कैसे कि 1617 में देखो 175 है, यानी कि 182 से कम है, लेकिन 60 से तो ज्यादा है ना. तो फिर उसके पहले के 4 साल देखो, 1 2 3 4, और ये 4 साल में देखोगे 365 है क्या? हो, दिख ही रहा है. तो यहां पर भी वो रेसिडेंट. फिर 1516 का देखो 80 यानी 60 के ऊपर है. इसके पहले के 4 साल देखो 100, 30, 300 एंड नील, वो भी 365 के ऊपर ही है. तो यहां भी रेसिडेंट. फिर 1415 में अगर देखा जाए तो 100 है, 100 और उसके पहले 4 साल 1 2 3 4 नहीं, 365 से कम आ रहा है. तो यहां वो नॉन रेसिडेंट है. फिर यहाँ 30 तो आगे कुछ देखना ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट है. 300 तो रेसिडेंट है सीधा सीधा 182 के ऊपर. नील यानी नॉन रेसिडेंट. 320 यानी रेसिडेंट. 50 यानी नॉन रेसिडेंट. 47 यानी नॉन रेसिडेंट. तो फटाफट अब आप एक्सपर्ट हो गए. सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट ओरली इटसेल्फ. अब देखो कि पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट है क्या? हो, 1 2 3 4.
आउट ऑफ 10 शी इज रेसिडेंट इन 4 years. तो एडिशनल कंडीशन जब अपन देखेंगे तो उसमें पहला जो है 2 out of 10, तो यहां तो 4 out of 10 है. 4 out of 10 रेसिडेंट इन इंडिया. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उसको फुल लॉजिक के साथ लिखेंगे. शी इज रेसिडेंट इन 4 years आउट ऑफ द पास्ट 10 years. अब दूसरा कंडीशन है 730 डेज का स्टे होना चाहिए 7 सालों में. तो पिछले 7 साल कौन सा आएंगे गिनो. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ये 7 साल आएंगे. अब गिनो इनका. 175 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 300 प्लस नील एंड नील. तो टोटल आता है 685 डेज. ओ हो. 7 preceding previous years. 7 preceding previous years में उसका स्टे सिर्फ 685 डेज है, यानी कि 730 से कम है, तो कंडीशन फेल हो गया. तो एडिशनल में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और एक फेल हो रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर 17-18. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एडिशनल, तब ROR माना जाएगा. समझ में आए कैसे देखना. वेरी गुड. तो अगले नंबर पे चलते हैं. 14 भी इसी तरह का है. यहां मिस हिल्टन है, पैरिस हिल्टन, born in US. Both her parents were born in Czechoslovakia and one of her grandfather was born in Mongolia, यानी आउटसाइड इंडिया है. A grandmother was born in Alaska and the other one in डिब्रूगढ़, यानी कि आसाम, यानी कि इंडिया. तो वन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट इज बॉर्न इन इंडिया. अब ईयर तो दिया नहीं है, ऑब्वियसली विल अज्यूम इट टू बी बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना. ग्रैंड पेरेंट ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस ही होगी. तो इसलिए अपन हिल्टन को क्या मानेंगे. अजम्पशन लिख देंगे कि ये जो ग्रैंड मदर डिब्रूगढ़ में बॉर्न हुई है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले हुई है, ऐसा अजम्पशन लिख देने का. तो हिल्टन को अपन क्या मानेंगे. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. राइट. शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो वो 60 डेज का जो रूल है वो नहीं लगेगा. सेकेंड बेसिक कंडीशन डज नॉट अप्लाई. ओनली वन कंडीशन अप्लाइज एंड दैट इज 182 डेज स्टे इन इंडिया. चलो देखते हैं. तो देखो उसका जो स्टे है प्रीवियस ईयर 17-18 में वो है 196 डेज, यानी कि रेसिडेंट 182 से ऊपर है. तो प्रीवियस ईयर 17-18 में उसका स्टे 182 से ऊपर है, देयरफॉर शी इज रेसिडेंट. सिंपल. अब अगर रेसिडेंट है तो अपने को देखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी. तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए पिछले 10 साल का उसका स्टे दिया हुआ है. तो देखते हैं कि क्या वो 2 साल, कम से कम 2 साल रेसिडेंट है क्या. और यहां पे 60 डेज का रूल अप्लाई नहीं होगा, यहां 182 वाला ही होगा, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर इंडिया में बॉर्न हुई है, अनडिवाइडेड इंडिया में, इसलिए वो PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. तो 60 वाला रूल नहीं लगाएंगे, सिर्फ 182 वाला लगाएंगे. तो देखो 16-17 में 200 यानी 182 के ऊपर है, तो वो रेसिडेंट है. 165 नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. 50 नॉन रेसिडेंट, 84 नॉन रेसिडेंट, 365 रेसिडेंट. 10 नॉन रेसिडेंट, 300 रेसिडेंट. अपने को 2 चाहिए, 3 मिल गए. तो एडिशनल कंडीशंस में पहला जो कंडीशन है कि 2 out of 10 होना चाहिए, तो यहां अपने को 3 out of 10 मिल गया है, रेसिडेंट इन इंडिया. अब दूसरा कंडीशन है 730 डेज का स्टे भी होना चाहिए. तो चलो गिनते हैं. लेट्स सी. पिछले 7 साल, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 16-17, यहां से गिनो पिछले 7 साल. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7.
लगाओ कैलकुलेटर, 200 प्लस 165 प्लस 156 प्लस 105 प्लस नील प्लस 50 प्लस 84, 760 होता है। 760 days in last 7 years। इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 साल का रेसिडेंस भी मिल गया और 730 डेज के ऊपर का स्टे भी मिल गया। Therefore, Paris Hilton is ROR in India in previous year 1780। सिंपल आए समझ में? वेरी गुड। फिर आगे चलो, तो फिर देखो ये एक छोटा सा टेबल है, ये बेसिक कंडीशन है 2 और इसको सेटिस्फाई करने से आप बनते हो रेसिडेंट। और फिर अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे अच्छा, ये तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दिया है। फिर जो रेसिडेंट है उसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यानी कैसे देखो, एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, so if he satisfies both or one of basic conditions, then he becomes resident, and none of basic conditions, then he becomes non-resident। करेक्ट। अब रेसिडेंट है तो फिर देखते हैं 2, he satisfies both additional conditions, then he becomes ROR, and if he satisfies one or none of additional conditions, then he will be called as RNOR। तो बेसिकली तुम्हारे कितने स्टेटस हो सकते हैं? 3, ROR, RNOR और NR। सिंपल। राइट। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज HUF। बहुत ही चिल्लर रहता है इसका, बहुत ही सिंपल, ऐसे ही समझा देता हूं, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कि HUF के केस में अपने को प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखना पड़ता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर द एक्टिविटीज ऑफ HUF आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। तो HUF को कंट्रोल कौन करता है? कर्ता, है ना। कर्ता इज अ पर्सन हु कंट्रोल्स द मैटर्स ऑफ HUF। तो ये कर्ता रिसाइड कहां करता है, स्टे कहां करता है, फिजिकली कहां प्रेजेंट होता है, उसका रेसिडेंस कहां है, वो अपने को नहीं देखना। याद रखो, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, कर्ता का रेसिडेंस नहीं देखना है, मगर ये देखना है कि कर्ता कहां से बैठ करके HUF के अफेयर्स को मैनेज और कंट्रोल करता है, यानी उसका ऑफिस कहां है, ये अपन देखेंगे बेसिकली। नाउ ऑफिस में नॉट बी अ फॉर्मल ऑफिस, ऑफिस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ चेंबर, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी इवन होम इफ यू मैनेजेस इट फ्रॉम होम, तो फिर अपन वो देखेंगे। तो वैसे अपने को रेसिडेंस से मतलब नहीं, अपने को ऑफिस से मतलब है कि वो कहां बैठ करके, वो टेबल कहां है उसका जहां बैठ करके वो सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है। और अगर पता चला कि ये कर्ता जो है वो तो न्यूयॉर्क में रहता है, साल भर वहीं रहता है, लेकिन कुछ दिन इंडिया आता है, 30-35 days every year he comes to India, and during this stay he manages and controls the affairs of the HUF properties in India, तो फिर अपन HUF को क्या मान लेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। तो यहां बेसिकली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ता है। ठीक है। तो देखो उसमें लिखा है, तो स्टेप 1 में तो वही है कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट निकालो, यानी बेसिक। तो उसमें क्या बोलता है 6.2 देखो, HUF is said to be resident in India
in any previous year in every case except where during that year the control and management of its affairs is situated wholly outside India. तो लॉ वर्ड है, लॉ वर्ड क्या है कि उल्टे लिखे रहते हैं. मैंने अपनी वाइफ को कहना था आई लव यू, लेकिन मैंने क्या बोला, लॉ में बोला आई डोंट लव एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू. तो ये लॉ लैंग्वेज हो जाती. तो एक्सेप्शंस होते इसमें. यहां क्या बोला है कि एचयूएफ को रेसिडेंट मान लो हर केस में, सिवाय वो केस में कि जहां उसका कंट्रोल कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया हो. यानी अगर एक एचयूएफ है जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया है, तो फिर उसको अपन नॉन रेसिडेंट मानेंगे, बाकी केस में रेसिडेंट मानेंगे. तो बाकी केस में कौन सा बचा? अरे जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा इंडिया में हो उसको रेसिडेंट मानेंगे, या ऐसा कोई एचयूएफ हो जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर से भी होता हो और इंडिया के अंदर से भी होता हो, पार्ट आउटसाइड इंडिया पार्ट इन इंडिया, उसको भी क्या मानेंगे अपन? रेसिडेंट मानेंगे. जैसे मैंने कहा कि ये करता है 11 महीने तो वो यूएस से कंट्रोल करता है, लेकिन 1 महीना इंडिया से कंट्रोल करता है, तो ऐसे एचयूएफ को क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया. या ऐसा भी केस हो सकता है कि जहां एचयूएफ के 5 बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, 4 बिजनेस इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो रहा है, फिर क्या मानेंगे? तो ये एक बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है उसके लिए एचयूएफ को रेसिडेंट मान लिया जाएगा. और हमने पहले एक रूल देखा था कि अगर एक पर्सन को एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अगर रेसिडेंट माना गया तो उसको सारे सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए रेसिडेंट माना जाएगा. यानी इफ एचयूएफ बिकम्स रेसिडेंट फॉर वन सोर्स, इट विल बिकम रेसिडेंट फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम. तो अगर एक बिजनेस भी कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो पूरा एचयूएफ रेसिडेंट माना जाएगा, उसके सारे बिजनेसेस रेसिडेंट माने जाएंगे. है ना इंटरेस्टिंग? और फिर नीचे दिया है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है. तो वही जैसे मैंने कहा ना, द सीट, द ऑफिस जहां से कंट्रोल होता है वो अपने को देखने का है. तो वही कोर्ट ने कहा है कि इट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर्स आर सिचुएटेड. हेड यानी कर्ता, कर्ता कहां है? बैठता कहां है? जहां से वो डायरेक्शन देता है, जहां से बिजनेस को कंट्रोल करता है, कहां से बैठ के वो कंट्रोल कर रहा है, ये अपने को देखना है. और वहां लिखा है कि एब्सेंस ऑफ कर्ता इन इंडिया डजंट मेक द फैमिली नॉन रेसिडेंट. ये भी एक पॉइंट है. देखो एक पॉइंट और है इसमें कि हमेशा कर्ता को ही देखना ये जरूरी नहीं है. अगर कर्ता ने अपने पावर्स डेलीगेट करके रखे, मैनेजमेंट पावर्स को डेलीगेट कर दिए है उसके छोटे भाई को, बहन को, बीवी को, बेटे को, तो फिर वो जो पर्सन है, सेकेंड पर्सन जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है, उसको देखेंगे. फिर अगर वो इंडिया से बैठ के कंट्रोल कर रहा है तो एचयूएफ को क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया. फिर उसके भी एग्जांपल्स दिए. देखो, गनवानी एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन इंडिया और पार्टली इन इंडिया. पार्टली है तो भी उसको रेसिडेंट मानेंगे, लेकिन अगर पूरा ही इंडिया के बाहर हो, होली आउटसाइड इंडिया हो, फिर उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे. फिर एचयूएफ एक बार रेसिडेंट हो गया तो उसका ऑर्डिनरी स्टेटस भी देखेंगे. ये जो ऑर्डिनरी स्टेटस है ना, ये 2 लोगों का देखना पड़ता है. याद रखो, इंडिविजुअल का जैसा हमने देखा एंड एचयूएफ का, सिर्फ 2 लोगों का देखा जाता है. बाकी जो सब लोग हैं जो आगे आएंगे, फर्म्स, एओपीज, कंपनी वगैरह, ये सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होते हैं. ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं रहते. ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को लगता है. याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑर्डिनरी स्टेटस सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ का होता है. तो अगर एचयूएफ रेसिडेंट है तो फिर उसका भी अपन ऑर्डिनरी स्टेटस देखेंगे, और ऑर्डिनरी स्टेटस के लिए कंडीशंस वही है जो अभी हमने इंडिविजुअल के लिए देखे. 2 रेसिडेंट आउट ऑफ 10 एंड 730 डेज स्टे इन 7 years. सेम चीज अपने को देखना है, लेकिन ये स्टे किसका देखेंगे? एचयूएफ का, फैमिली का स्टे. फैमिली तो बहुत सारे लोगों से कंप्राइज होती है,
तो किसका स्टे देखेंगे? तो यहां लिखा है कि कर्ता का स्टे देखना है, यानी ये जो एडिशनल कंडीशंस आपको लगाने हैं ये कर्ता को देखकर लगाने हैं कि कर्ता इंडिया में 2 साल रेसिडेंट रहा है क्या 10 साल में से, और कर्ता इंडिया में 730 डेज रहा है क्या 7 इयर्स के अंदर। एचयूएफ कितने दिन रहा वो नहीं देखना, एचयूएफ 2 साल में रेसिडेंट था क्या ये नहीं देखना, कर्ता रेसिडेंट था क्या 2 साल, और कर्ता 730 डेज रहा है क्या ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन जो है वो कर्ता को देखना है। तो देखो वहां लिखा है कि अ रेसिडेंट एचयूएफ इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया इफ कर्ता और द मैनेजर, कर्ता या मैनेजर वर्ड 2 लिखे रहते वही होता है, ऑफ द फैमिली satisfies both of the following conditions. He has been resident in India in at least 2 out of 10 years and he has stayed in India for 730 days or more during the 7 years. तो इसका मतलब क्या है? देखो एक लॉजिक समझना जरूरी है इसके अंदर एचयूएफ में कि एचयूएफ जो है इसका जो बेसिक स्टेटस है, देखो ये नीचे टेबल में से आपको समझ आ जाएगा, इसका ये जो बेसिक स्टेटस है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये कर्ता के ऊपर डिपेंड नहीं करता कर्ता पे डिपेंड नहीं करता, यानी कर्ता रेसिडेंट हो तो एचयूएफ भी रेसिडेंट हो, या कर्ता नॉन रेसिडेंट है तो एचयूएफ भी नॉन रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। एक दिन भी अगर कंट्रोल इंडिया में रहा तो एचयूएफ को अपन रेसिडेंट मान लेंगे साल भर के लिए, करेक्ट। तो मान लो जैसे मैंने कहा कि कर्ता 30 दिन इंडिया में रह के कंट्रोल करता है, तो कर्ता अगर सिर्फ 30 दिन इंडिया आएगा एज एन इंडिविजुअल तो वो तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा क्योंकि 60 से कम है, लेकिन एचयूएफ को क्या मान लेंगे? रेसिडेंट। तो ये जो बेसिक है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, दिस इज नॉट ऑन कर्ता, नॉट डिपेंडेंट ऑन कर्ता, हैज नथिंग टू डू विथ कर्ता, नॉट ऑन कर्ता। ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर ये रेसिडेंट है तो फिर जो ऑर्डिनरी स्टेटस है ये डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर। द ऑर्डिनरी स्टेटस डिपेंड्स ऑन कर्ता, कि कर्ता पिछले 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट है क्या, और कर्ता का स्टे 730 डेज है क्या। इफ यस, द एचयूएफ विल बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आ रहा है समझ? तो बेसिक स्टेटस इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एडिशनल इज डिपेंडेंट अपॉन कर्ता। तो ऐसा है, और उसके ऊपर एक एग्जांपल भी है, देखो बहुत सिंपल है, आंसर करो उसका। कोठारी एचयूएफ कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया सिंस 1998, मिस्टर पीयूष कोठारी, दैट इज कर्ता, went outside India for the first time on 10th May 06, 2006 से बाहर है। The control and management power lies with the कर्ता। Determine the residential status of Mr. पीयूष and कोठारी एचयूएफ। तो क्या करेंगे अपन? मिस्टर पीयूष भी पूछा है इंडिविजुअली, तो 2006 से तो बाहर गया है और आज तक कभी आया नहीं, कुछ दिया नहीं है, यानी आया ही नहीं कभी। तो पीयूष खुद जो है वो तो नॉन रेसिडेंट है ही, लेकिन ये जो कोठारी एचयूएफ है ये भी क्या है? नॉन रेसिडेंट। क्यों? पीयूष के हाथ में कंट्रोल है और पीयूष इंडिया आए ही नहीं कभी। ही डजंट कम टू इंडिया करंट प्रीवियस ईयर में, वो कभी इंडिया नहीं आया, यानी इंडिया में कंट्रोल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नील बटे सन्नाटा तो इसलिए एचयूएफ को भी अपन क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंट। और अगर ये ऐसा दिया हो कि 10 दिन वो इंडिया में आके कंट्रोल करता है तो फिर एचयूएफ क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और अगर ऐसा बोले कि साल भर वो इंडिया में था और कंट्रोल कर रहा है तो फिर दोनों रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसे रहता है एचयूएफ का, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद फर्म एओपी बीओआई का दिया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सेम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को देखने का है। पार्टली और होलली इन इंडिया रेसिडेंट, फुल्ली आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। सिंपल, बहुत सिंपल रहता है, सीधा आप चार्ट से ही देख सकते हो। फर्म एओपी वगैरह रेसिडेंट रहेंगे कब? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर उनका होलली या पार्टली इंडिया से हो,
यानी कुछ पार्टनर्स इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी इंडिया में हो कंट्रोल, एक पार्टनर, दो पार्टनर, सारे पार्टनर, कुछ दिन के लिए, बहुत दिन के लिए, कुछ भी इंडिया में हो तो रेसिडेंट, वरना होली आउटसाइड इंडिया रहा तो नॉन रेसिडेंट। एज सिंपल इज दैट। फिर आता है कंपनी। कंपनी का भी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, ज्यादा नहीं, ये भी वही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक उसमें अजम्पशन भी है। तो वो क्या है, देखो 6.3 कंपनी में कैसे देखेंगे। सबसे पहले, अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। तो सबसे पहले तो बोल दिया है ये डीमिंग फिक्शन है, इंडिया की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की है, फारूका कंपनी लिमिटेड इंडिया की है। वैसे ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर बनाऊं तो इंडिया में बनेगी ना। तो इंडिया में जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो इंडियन कंपनी है, वो हमेशा रेसिडेंट मानी जाएगी। एवरी इंडियन कंपनी इज ऑलवेज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, ऑलवेज। लिखा है ना, इज एन इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है तो उसको हमेशा क्या मानेंगे अपन, रेसिडेंट, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। इवन इफ ऐसा हो कि उसके पूरे डायरेक्टर्स फॉरेनर हो, पूरे शेयर होल्डर्स फॉरेनर हो, कोई भी इंडिया ना आए, एक दिन भी ना आए पूरे साल में, तो भी इस इंडियन कंपनी को क्या माना जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रहेगा, इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट। फिर रही फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट कब मानेंगे, देखो। और सेकेंड पॉइंट, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो ये रूल किसके लिए है, ये रूल फॉरेन कंपनीज के लिए, क्योंकि इंडियन कंपनी को तो हमेशा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑलवेज रेसिडेंट माना गया। तो इंडियन कंपनी में इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं देखते, इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो या ना हो, इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनीज के लिए अपन इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे, अगर इंडिया में है तो फिर रेसिडेंट मानेंगे, नहीं है तो फिर नॉन रेसिडेंट मानेंगे। तो यहां होली और पार्टली ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जैसे एओपी, बीओआई, एचयूएफ वगैरह में क्या लिखा था, होली और पार्टली इन इंडिया। यहां पे ऐसा नहीं लिखा, यहां बोला इफेक्टिव मैनेजमेंट। थोड़ा वर्ड डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा समझाता हूं। व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वो नीचे दिया, देखो एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of the entity as a whole are in substance made. In substance made, जैसे बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती है ना, जहां मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके पास पावर्स है, मैनेजमेंट पावर्स, सो ही टेक्स डिसीजंस। तो ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है, ये कहां पर है, कहां से ये अपने डिसीजंस लेती है, ये अपने को देखना है। अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है तो होता क्या है, देखो व्हाई दिस डेफिनेशन इज मेड लाइक दिस, इसमें अमेंडमेंट भी 2016 का है, तो क्यों ऐसा बनाइए। तो देखो, आप टैक्स अवॉइडेंस को रोकना है, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि नॉन रेसिडेंट, अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो आपका इंडिया में टैक्स बच जाता ना। खास करके जैसे बहुत सारे कंट्रीज है दुनिया में जहां टैक्स रेट्स बहुत कम है या है ही नहीं, लाइक यूएई में टैक्स नहीं है, देयर इज नो इनकम टैक्स। तो आप क्या करेंगे कि वहां एक कंपनी खोल लेंगे और उस कंपनी के नाम से बिजनेस करेंगे, लेकिन आप तो इंडिया में बैठेंगे, कंपनी के मालिक आप, मैनेजिंग डायरेक्टर आप, और आप इंडिया में ही बैठे, कंपनी वहां दुबई में कंपनी खोली, आप यहां बैठे, तो कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, यहां से आप ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है और आप इंडिया में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस दुबई की कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको रेसिडेंट मान लेंगे और उसको टैक्स कर देंगे। तो अगर टैक्स बचाना है तो आपको भी दुबई जाना पड़ेगा,
यू कैन नॉट स्टे बैक इन इंडिया, यू हैव टू गो टू दुबई। तुम वहां जाके बैठो, साल भर वहीं रहो, वहीं से कंट्रोल करो, फिर उसकी इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर कंपनी को अपन नॉन रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल दुबई में है। तो अगर टैक्स प्लानिंग करना है तो आपको भी जाना पड़ेगा साथ में कंपनी के, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि कंपनी बाहर की हो लेकिन उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, की मैनेजमेंट डिसीजंस इंडिया से हो रहे हैं, 2, 4, 5 भी अगर हुए 10 में से इंडिया में, तो फिर उस कंपनी को क्या मान लेंगे अपन, रेसिडेंट इन इंडिया। तो वो नीचे चार्ट भी दिया है फिर छोटा सा, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट है, वरना नॉन रेसिडेंट। अब जैसे गूगल की बात करें तो गूगल का इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है क्या? नहीं, वहां के जितने डायरेक्टर्स है वो सब वहीं रहते हैं, यूएस में, वहीं से कंट्रोल हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स इंडिया में आके कंट्रोल करता है क्या? नहीं, वहीं पे होता है। तो वो सब नॉन रेसिडेंट कंपनीज है। और आखिरी में एवरी अदर पर्सन के लिए दिया है, वहां पे फिर वही है, पार्टली एंड फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर पार्ट या फुल इंडिया में है तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। सिंपल, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, वो भी देख लेते हैं। हालांकि ये है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि एग्जाम में आने वाले नहीं है, बहुत चिल्लर है, बीकॉम में आ गए तो आ गए, बट नॉट इन सीए एग्जाम्स। लेकिन बेसिक्स है इसलिए समझना जरूरी है। जग्गू, इसको ओवरव्यू समझाते जाता हूं मैं आपको। जग्गू बॉर्न इन मंगोलिया में पैदा हुआ है इन 1976, यानी फॉरेन सिटीजन है। विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन 6 जून एंड लीव्स ऑन 17 जून। 6 को आया, 17 को गया। कम्स बैक ऑन 15 दिसंबर एंड स्टेज अप टू 31 मार्च। ठीक है, नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेंगे। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस। ही हैज नेवर कम टू इंडिया एनी टाइम बिफोर। अभी वो इंडिया नहीं आया, तो इस साल का स्टे निकालो। अच्छा, पहले तो ये डिसाइड करो कि 60 का एप्लीकेबल है कि नहीं। यस, एप्लीकेबल है, 60 का कंडीशन अप्लाई होता है, दोनों कंडीशन एप्लीकेबल। तो अपन निकालेंगे, देखो 15 दिसंबर टू 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तो है ही, जून में कुछ तो भी दिन है, यानी 60 के ऊपर दिख रहा है, 182 से कम दिख रहा है। 60 के ऊपर दिख रहा है लेकिन 182 से कम है। तो अब पहला पॉइंट है कि अगर इसके पहले कभी इंडिया आए ही नहीं है, यानी पिछले 4 साल में उसका स्टे 0 है, तो इसलिए वो बनेगा नॉन रेसिडेंट। 60 के ऊपर है बट लेस देन 365 इन द प्रीसीडिंग 4, therefore नॉन रेसिडेंट। और दूसरे केस में दिया है कि he had visited India and stayed for 410 days in the 4 years, then he is resident। 60 plus 365 plus, तो दूसरे केस में वो क्या है, रेसिडेंट। फिर उसके बाद एक केस है जोली। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक्चुअल टाइम दिया है आने का जाने का, और मैंने आपको बताया ना, जब एक्चुअल टाइम दिया हो, 4 बजे आई 5 बजे गई, तो फिर नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे उसका स्टे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे। तो ये देखो करके दिखाता हूं कैसे होता है ये। जोली विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, शी अराइव्स ऑन 1 मई एट 4 AM। 1 मई को आई 4 बजे सुबह। तो ये 1 मई जो है, डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, अराइवल एंड डिपार्चर की जो डेज है ना, उसमें नंबर ऑफ आवर्स काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 1 मई कितने बजे आई, 4 बजे आई। तो 4 बजे आई, 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक रही, यानी कितने घंटे रही, 20 घंटे। सुबह 4 बजे आई, तो 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इंडिया में रही ना, यानी कितने घंटे इंडिया में हुए, 20 घंटे। देन लीव्स ऑन 20th जून एट 9 AM, तो 20 जून को गई है, तो 20th जून जो है
कब गई? 9 AM, सुबह 9 बजे गई, यानी 12 बजे से लेकर 9 बजे तक इंडिया में थी, यानी 9 आवर्स वो इंडिया में थी। और इसके बीच के जो दिन है वो पूरे पूरे दिन काउंट करेंगे। तो इसके बीच के दिन कौन से हुए? 2 मई से लेकर 19 जून, ये फुल डेज काउंट होंगे। 2 मई टू 19 जून, ये फुल डेज काउंट होंगे। तो फिर इसको काउंट करो, तो मई के कितने दिन आएंगे? सेकेंड से काउंट करना है, फर्स्ट को छोड़ना है। तो मई के 30, 31 - 1, और जून के 19, तो 49 डेज इधर आएंगे, क्लियर डेज, फुल डेज। तो फुल डेज फिर अलग काउंट करो, जैसे अपन अभी तक नॉर्मली करते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे कि डेट ऑफ अराइवल को पूरा मान लेते थे, डेट ऑफ डिपार्चर को भी पूरा गिनते थे। लेकिन अगर टाइम दिया हो तो फिर पूरा नहीं गिनने का, नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने का। वैसे फिर बाकी काउंट करो। शी अगेन अराइव्स ऑन 17 सितंबर, 17 सितंबर को आई, कितने बजे? 11 बजे। तो 11 बजे टपकी, यानी आई, 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रुकी, यानी कितने? 13 घंटे हो गए, 13 आवर्स। एंड लीव्स ऑन 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को गई 5 बजे, 5 PM, यानी रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे, और 12 + 5, 17 घंटे इंडिया में रही, 17 आवर्स। और इसके बीच में यानी 18 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर फुल डेज है। 18 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर फुल डेज है, कंप्लीट डेज इन इंडिया। इसके नंबर ऑफ डेज निकाल लो, तो सितंबर के कितने आएंगे? 30 - 17 यानी 13, और अक्टूबर के 27 यानी 40, 40 डेज आ जाएंगे इधर। देन शी अराइव्स अगेन ऑन 10 फरवरी, 10 फरवरी को आई 12 बजे नून, तो दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक रही, यानी 12 घंटे रही। एंड लीव्स ऑन 16 मार्च, 16 मार्च को गई 7 बजे, यानी 19 घंटे रहकर गई, 19 घंटे रहकर गई। शाम को 7 बजे 19 घंटे होते हैं। देखो नहीं समझ में आ रहा ना, तो ये वाली घड़ी रखना हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक वॉच जिसमें 24 आवर्स क्लॉक रहता है ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा। शाम के 7 बजे को क्या बोलते हैं? 1900 आवर्स, 19। हाँ, और इसके बीच में फुल डेज इंडिया में है, तो फुल डेज कौन से आएंगे? 11 फरवरी से लेकर 15 मार्च, ये फुल डेज आएंगे। तो 11 फरवरी ने 28 - 10 18, 18 + 15 33 डेज। तो ये तो फुल डेज है। अब ये आवर्स को काउंट करो, टोटल मारो इसका, 20 + 9 + 13 + 17 + 12 + 19, ये टोटल होते हैं 90 घंटे। 90 घंटे को 24 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 24, 3.75 आता है, यानी 3 फुल डेज एंड 1 क्वार्टर, 3/4 डेज। वो 3/4 को छोड़ने का है अपने को, 3 दिन इधर ऐड कर देने के। सो 90 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 3.75 डेज इज इक्वल टू 3 फुल डेज। तो जितने फुल है उतने काउंट करो। अब इसका टोटल लो, तो 49 + 40 + 33 + 3, 125 डेज। 125 डेज का स्टे उसका निकलता है इंडिया के अंदर। आए समझ में कैसे करना है? वेरी गुड। और दिया है कि पिछले 4 साल में वो 900 दिन इंडिया में रही हुई है। तो अगर इस साल 125 है यानी 60 के ऊपर, और पिछले 4 साल में 900 दिन है, तो वो क्या बनी? रेसिडेंट। सिंपल। और फॉरेनर है, इंडियन सिटीजन भी नहीं है, पीआईओ भी नहीं है, तो 60 को रखेंगे, 60 विल अप्लाई। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख दो शी इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
देन आखा मीची, Japanese citizen, has been living in India for the last 20 years. सिटीजन जापान की है लेकिन इंडिया में रहती है, ठीक है. ही या खामीची ही है, जो भी है, आपने वो क्या करना है, वहां ही शी सब एक ही जैसे दिखते हैं. सबकी आंखा मीची होती है. खैर, he leaves India for the purpose of employment to Japan after staying in India for 170 days during the previous year. Determine his residential status. He will be resident of India because 60 days will apply, क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, लेकिन 60 का रूल अप्लाई करेंगे, है ना. और 170 डेज है तो 170 एंड पिछले 20 साल से तो इंडिया में ही है, तो वो रेसिडेंट, बल्कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि पिछले 20 साल से इंडिया में ही पड़ा हुआ है ना, तो उसका 730 दिन का स्टे भी मिलेगा और 10 में से तो 10 साल रेसिडेंट ही. एवरी ईयर ही हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो दोनों जो एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए वो क्या है, ROR. फिर एक क्वेश्चन है भक्ति. इंडियन सिटीजन ज्वाइंस एन एम्प्लॉयमेंट विद फॉरेन कंपनी and leaves India during the previous year after staying for 126 days. She has gone out of India for the first time in life. Define her residential status for the current previous year. What will be your answer if Bhakti had left India for any other purpose other than employment? Very simple. इतना सिंपल क्वेश्चन है. देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है, इसलिए 60 को अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका स्टे 126 है विच इज लेस देन 182, इसलिए वो क्या है, नॉन रेसिडेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है. लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट ना करके और किसी काम के लिए जाए, फॉर एग्जाम्पल दोस्त के यहां जाए, घूमने के लिए जाए, तो फिर 60 अप्लाई होगा. एंड इफ 60 अप्लाइज देन शी इज रेसिडेंट, क्योंकि 126 है और पिछले 4 साल में तो इंडिया में ही थी, तो 365 डेज तो है ही है. देयरफॉर शी विल बी रेसिडेंट. बेसिकली लिखने का नहीं है, इसमें समझने का है. लिखने का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, सो फॉरगेट. अंडरस्टैंड. 5. हरी, born in UK, residing in India since last 18 years. Born in UK है लेकिन फॉरेन सिटीजन है, FC फॉरेन सिटीजन, 18 साल से इंडिया में है. Joins employment in a foreign company and leaves India after staying for 100 days. ये तो अभी किया था पन्ने, सेम है, आंखा मीची वाला ही है, जापान वाला था, ये यूके वाला है. 60 अप्लाइज, देयरफॉर रेसिडेंट इन इंडिया. क्योंकि पिछले 18 साल से इंडिया में है, तो 4 साल तो इंडिया में था ही था, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ROR. इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में भी रेसिडेंट ही है ना, और उसका स्टे 7 साल का 730 दिन से कई ज्यादा होगा, इसलिए उसको कहेंगे ROR. और फिर है मिसेस टोमेटो, born in China, comes on a visit to India every year and stays for 100 days on visit to her grandmother who was born in Dhaka in 1920. ओहो, तो ये टोमेटो कौन है? ये फॉरेन सिटीजन है, बट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO है. क्यों? क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर जो है वो इंडिया में पैदा हुई थी, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुई थी, ढाका में 1920 में, 1947 के पहले, तो इसलिए उसको PIO बोलेंगे. अब PIO है और विजिट पे आ रही है हर साल 100 दिन, तो पहली बात तो है कि 60 डेज का रूल लगाने का है क्या? नहीं, 60 डेज का रूल लगाना ही नहीं है, तो 182 से कम है ना, 100 इज लेस देन 182, देयरफॉर शी इज नॉन रेसिडेंट. कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे. चलो देखते हैं. 7. मिस लुलू is born in USA. Both her parents were born in Patiala in 1954. लुलू कहां बॉर्न हुई? यूएसए में. तो वो कौन है? फॉरेन सिटीजन है. उसके पेरेंट्स पटियाला में पैदा हुए थे. अरे लेकिन कोई काम के नहीं है,
अरे पेरेंट्स काम के हैं लेकिन उनकी पैदाइश कोई काम की नहीं है, बिकॉज 1954 में है। अपने को 1947 के पहले की चाहिए, तो 54 वाले कोई काम के नहीं है। ऑल हर ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन जाम्बिया। ओह, सब जाम्बिया ने अफ्रीका में पैदा हुए थे। सो शी इज नॉट अ पीआईओ, फॉरेन सिटीजन है और पीआईओ भी नहीं है। शी कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया एवरी ईयर एंड स्टेज फॉर 107 डेज। तो पहले तो देखो कि 60 डेज का रूल एप्लीकेबल है क्या? यस, एप्लीकेबल है। तो हर साल अगर 107 दिन आती है, यानी करंट प्रीवियस ईयर में 107 दिन है, और उसके पहले के 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में कितना होगा? देखो 107 इंटू 4, वहां भी आई होंगी ना, 428। सो शी इज रेसिडेंट इन इंडिया। करंट ईयर में 107 विच इज मोर देन 60, और पिछले 4 साल में 428 विच इज मोर देन 365। Therefore she is resident। तो करंट प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट है। और अगर सेम रूल लगाया जाए पिछले 10 सालों में, तो हर साल वो रेसिडेंट बनेंगी। जैसे इस साल 107 है, उसके पहले 4 साल में 428, वैसे ही पिछले साल में भी 107 और उसके पहले के 4 साल में 428, तो रेसिडेंट थी। उसके पहले साल में जाए 107 और उसके पहले के 4 साल में 428, तो वहां भी रेसिडेंट थी, क्योंकि यहां तो बोला है सालों से आ रही है, सालों से आ रही है। इसका मतलब कि पिछले 10 साल में से बहुत साल कम से कम वो रेसिडेंट रही है। और अगर 7 इयर्स का स्टे भी देखे, 107 वो हर साल आती है, तो पिछले 7 साल में उसको मल्टीप्लाई करें तो 749 डेज होते हैं, 730 के ऊपर। तो इसलिए उसको क्या मानेंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और मान लो कि अगर इसमें 105 दिन दिया होता, एवरी ईयर शी कम्स फॉर 105 डेज, तो फिर क्या होता मालूम है? फिर अपन करते 105 प्लस 4 साल का कितना आता है? 105 इंटू 4 420। 105 प्लस 4 420 में वो रेसिडेंट तो बन जाती। लेकिन अगर अपन 7 साल का स्टे देखते, 7 इयर्स, तो 7 इयर्स इंटू 105 कितना होता है? 105 इंटू 7 735। 735 अपने को चाहिए 730, तो फिर भी वो क्या बनती? ROR। लेकिन अगर 104 हो जाता, 104 डेज पर एनम, तो 104 इंटू 7 अगर करोगे तो 728 होते हैं, यानी 730 से 2 दिन कम, फिर वो बन जाती RNOR। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 100 दिन रहती है हर साल, NOR। 102 दिन रहती है हर साल, NOR। 103 दिन NOR, 104 दिन NOR, 105 दिन OR। ये कौन? फॉरेन सिटीजन्स एंड हु आर नॉट PIOs। चलो उसके बाद देखते हैं। मिस्टर मुरली बॉर्न इन कोलंबो इन 1971, यानी फॉरेन सिटीजन है। हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया विद हिज पेरेंट्स इन 1978, ठीक है। पेरेंट्स वो बॉर्न इन इंडिया इन 1949। ओ हो, कोई काम के नहीं है, कोई काम के पेरेंट्स नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर ही लीव्स इंडिया ऑन अ शिप, इंडियन शिप टू ऑस्ट्रेलिया फॉर डूइंग बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, बिजनेस करने गया। ठीक है भाई जा, लेकिन तू फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन जाएगा तो अपन 60 को रिप्लेस करेंगे क्या? नहीं, 60 विल रिमेन 60। 60 का रूल एप्लीकेबल है। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 96 डेज, रेसिडेंट। 96 यानी 60 के ऊपर, प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज तो रहा ही रहा, सालों से इंडिया, 78 से इंडिया में पड़ा हुआ है। Therefore, he is a resident in India. What will it make any difference if he was born in India? हाँ, अगर इंडिया का पैदा हुआ आदमी है तो फिर डिफरेंस होगा क्या? Yes. Then 60 will not apply because he is going for business, यानी employment, self employment. तो फिर 60 रिप्लेस हो जाता है। Then in that case he will be non-resident, क्योंकि उसका स्टे सिर्फ 96 डेज है। फिर एक क्वेश्चन HUF का है। कपूर HUF हैज 15 प्रॉपर्टीज इन इंडिया एंड 20 आउटसाइड इंडिया।
ऑल द प्रॉपर्टीज आर मैनेज बाय मिस्टर पृथ्वीराज फ्रॉम इंडिया। मैनेजमेंट इंडिया में, तो HUF का स्टेटस क्या है? रेसिडेंट। सिंपल। फिर एक क्वेश्चन है, गांधी HUF has certain properties in India and certain outside India. All these properties are managed by कर्ता from outside India. सब outside India मैनेज हो रहा है, नॉन रेसिडेंट। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं। और फिर खन्ना HUF है, 10 businesses all situated in South Africa. However, the कर्ता manages these businesses partly from Africa and partly from South Korea. अरे कहीं से भी करे, इंडिया के तो बाहर ही है ना, इंडिया के बाहर है तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन रेसिडेंट। फिर है चोपड़ा HUF has got 6 businesses outside India which are wholly managed by some of its members outside India, and 4 businesses in India which are managed by some members in India. कुछ outside India, कुछ India, तो क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे रेसिडेंट। रेसिडेंट फॉर हाउ मेनी बिजनेसेस? ऑल 10 बिजनेसेस। याद है, देखा था हमने। वैसे तो देखो 4 बिजनेस के लिए वो रेसिडेंट बना क्योंकि उसका मैनेजमेंट इंडिया में, लेकिन हमने क्या देखा है? वंस यू बिकम रेसिडेंट फॉर सम सोर्स ऑफ इनकम, यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ऐसा है ये रेसिडेंशियल स्टेटस। सिंपल है। इंडिविजुअली इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है वो अगले चैप्टर में देखेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो उसमें पहले अपन एक्रूअल क्या होता है, डीम्ड एक्रूअल क्या होता है, रिसीट क्या होती है, डीम्ड रिसीट क्या होती है, वो सब स्टडी करेंगे और फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा और इनकम का एक्रूअल का पॉइंट क्या होगा, तो उसके बेसिस पे क्या टैक्सेबल और क्या नॉट टैक्सेबल वो देखेंगे, और वो जो क्वेश्चंस है वो फिर एग्जाम में आएंगे।